इम्पोर्टेंट। अब कुछ ऐसे प्रतिरोध होते हैं जो जो दोस्तों इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि वो वैज्ञानिक अनुप्रयोग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं ना। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रयोगों के लिए अपन जो यूज करते हैं जैसे थर्मिस्टर है, एलडीआर है, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, आ जाओ। तो आप विशिष्ट प्रकार के प्रतिरोध लिखो बेटा। विशिष्ट प्रकार के, विशिष्ट प्रकार के प्रतिरोध, है ना। चलिए, विशिष्ट प्रकार के प्रतिरोध। अच्छा, इसमें कौन-कौन से होते हैं? जो क्या होते हैं बेटा, आपको पता है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इलेक्ट्रॉनिक्स युग है ना, तो उसमें कुछ वैज्ञानिक तरीके से बनाए गए प्रतिरोध होते हैं। तो लिखो बेटा, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वैज्ञानिक दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से बनाए गए, बनाए गए प्रतिरोधों, प्रतिरोधों को क्या कहा जाता है बेटा? को विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। को विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब इनमें कौन-कौन से आते हैं? चलिए, एक-एक करके महत्वपूर्ण बिंदुवार चर्चा करते हैं। तो बेटा इसमें पहला आता है आपका थर्मिस्टर। नाम सुना हुआ है? बिल्कुल सुना हुआ है। तो पहला आता है बेटा आपका थर्मिस्टर। थर्मिस्टर। जब क्वेश्चन आता है बेटा हम सब भाग जाते हैं, लेकिन आज से आप सब याद रखेंगे। तो बेटा थर्मिस्टर क्या होता है? अच्छा, तो सबसे पहले बेटा इसको क्या कहा जाता है? तो बेटा इसको कहा जाता है थर्मल रजिस्टर। मतलब सर ये थर्मल की उपस्थिति में कार्य करता है। आ जाओ। इसे इसे बेटा क्या कहा जाता है? थर्मल रजिस्टर कहा जाता है, यानी कि थर्मल प्रतिरोध कहा जाता है, कहा जाता है। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो अगला क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, तो आप बताओ इसका ताप गुणांक कैसा होता है? तो बेटा इसका ताप गुणांक होता है ऋणात्मक। लिखो बेटा, इसका ताप गुणांक, इसका ताप गुणांक, ताप गुणांक कैसा होता है बेटा? ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक का मतलब क्या सर? नेगेटिव होता है, एनटीसी होता है, एनटीसी होता है। अब इसका मतलब क्या है? अभी बताते हैं बेटा। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही आप ताप बढ़ाओगे ना, तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा और चालकता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। हाँ, यानी कि अब मुझे बताओ एनटीसी, एनटीसी का मतलब क्या है? जैसे ही ताप बढ़ाओगे तो प्रतिरोध घट जाएगा। तो लिखो बेटा, जैसे ही, जैसे ही तापमान यानी कि टेम्परेचर, बेटा टी क्या है? तापमान। जैसे ही ताप आपने बढ़ाया तो बेटा इसके सापेक्ष, क्योंकि ये एनटीसी है ना, तो प्रतिरोध घटेगा। तो बेटा क्या हो जाएगा? इसका प्रतिरोध होगा वो क्या हो जाएगा? प्रतिरोध जो होगा आर, वो तुरंत क्या हो जाएगा बेटा? घट जाएगा, है ना। ये ध्यान रखो। और प्रतिरोध घटेगा तो इसका मतलब चालकता क्या हो जाएगी? चालकता क्या हो जाएगी बेटा? चालकत्व, चालकत्व क्या हो जाएगा बेटा? जी, वो तुरंत क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूं बेटा। देखो, जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो देखो प्रतिरोध क्या हुआ? घट गया और चालकता मेरी क्या हो गई? बढ़ गई। बेटा ये पॉइंट पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लो। ठीक है, तो बेटा ये है आपका थर्मिस्टर। इसको क्या कहा जाता है? थर्मल रजिस्टर। इसका ताप गुणांक कैसा होता है? नेगेटिव, यानी कि ताप जैसे बढ़ाओगे तो प्रतिरोध घट जाएगा और प्रतिरोध का उल्टा क्या हो जाता है? चालकता। ये आप सभी जानते हैं बेटा। ये सारी छोटी छोटी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, ये रहा इसका संबंध। कोई भी डाउट है? कोई भी डाउट है? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलिए। अब उसे थर्मल प्रतिरोध क्यों देते हैं? क्योंकि ये थर्मल की उपस्थिति में व्यवहार प्रदर्शित करता है। बेटा इसको थर्मल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये थर्मल की क्या देता है? प्रभाविता देता है। अच्छा, इसका प्रयोग कहाँ होगा? तो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण में। तो लिखो बेटा थर्मिस्टर। तो बेटा क्या होता है इसका प्रयोग? इसका प्रयोग कहाँ होता है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स अनुप्रयोगों में होता है। अनुप्रयोगों
में होता है। यानी कि अपने जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं ना, उनमें कहीं न कहीं बेटा इसका प्रयोग होता है। अब पूछा जाता है बेटा ये किसका बनता है? तो बेटा ये बनता है धात्विक ऑक्साइड, निकल, कोबाल्ट का। किसका बनता है बेटा? यह धात्विक ऑक्साइड। बेटा यूँ क्यों पूछता है क्वेश्चन? यह धात्विक ऑक्साइड और किसका बनता है? निकल का। और किसका बनता है? कोबाल्ट का। बेटा ये सारी चीज़ें मिलाकर इनको बनाया जाता है कोबाल्ट। इसके अलावा आप ले लो तांबा तथा मैग्नीन का मिश्रण होता है। कोबाल्ट, तांबा तथा मैग्नीन का मिश्रण होता है। इतना आसान नहीं होता है ना। मैग्नीन का मिश्रण होता है। मिश्रण होता है। बेटा इतने सारी चीजें मिलाओगे तब जाके हमारा क्या बनता है? थर्मल रजिस्टर बनता है। यह धात्विक ऑक्साइड, निकल। धात्विक ऑक्साइड यानी कि धातु का ऑक्साइड, यानी कि ऐसी धातु जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा हो। निकल, कोबाल्ट, तांबा और मैग्नीन का मिश्रण होता है। ठीक है बेटा? हाँ, ध्यान रहे बेटा। लेकिन ये क्या होता है बेटा? क्या होता है? कम वाट क्षमता के होते हैं और कम ही प्रतिरोधी मान के होते हैं। ये ध्यान रखना बेटा। थर्मिस्टर जो होता है हमेशा क्या होता है? कम वाट क्षमता, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का है तो इलेक्ट्रॉनिक्स तो वैसे ही कम वोल्टेज पे होती है। तो यह कम वोल्टता तथा कम प्रतिरोध मान देते हैं। कम प्रतिरोधी मान देते हैं। प्रतिरोधी मान देते हैं। ऐसा नहीं कि आप ज्यादा लगा के आ जाओ आंसर। प्रतिरोधी मान प्रदान करते हैं। प्रदान करते है। तो बेटा इससे ज्यादा क्वेश्चन आपके थर्मल रजिस्टर से नहीं पूछेगा। क्या क्या पूछेगा? ये थर्मल रजिस्टर होता है, नेगेटिव टेम्परेचर, क्या क्या संबंध होता है, और बेटा उसके अलावा यह इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रयोग होता है। किसका बना होता है? तो धात्विक ऑक्साइड, निकल, कोबाल्ट और मैग्नीन का। और ये कम वोल्टेज, बेटा इसको याद करने की टेक्निक बताता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स हमेशा कम वोल्टेज की होती है और कम ही प्रतिरोध का होता है। और बेटा देखो इसके ज्यादा आपको थर्मिस्टर में नहीं पूछेगा। अगला जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? वेरिएस्टर। नाम सुना आपको? वेरिएबल रजिस्टर, है ना? हाँ, वेरिएबल। हाँ, वेरिएबल वेरिएस्टर का नाम सुनते हैं। चलो आगे दूसरा है बेटा वेरिएस्टर। वेरिएस्टर, वेरिएस्टर, ठीक है। यानी कि इसको क्या बोलता है? कभी कभी बोलते हैं ना वेरिएबल कैपेसिटर। बेटा वही है ये। क्या है? वेरिएबल कैपेसिटर। बेटा इसको और क्या बोला जाता है? इसे इसे वेरिएबल वेरिएबल कैपेसिटर, कैपेसिटर भी कहा जाता है। जैसे थर्मिस्टर को क्या कहते हैं? थर्मल रजिस्टर, उसको कहते हैं वेरिएबल कैपेसिटर भी कहा जाता है। अच्छा, तो इसकी विशेषता क्या है? तो बेटा ये किस पर निर्भर करता है? तो ये वोल्टता निर्भर प्रतिरोध है। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर है बेटा। कैपेसिटर Q बराबर CV। तो बेटा इसका कैपेसिटेंस किस पे? वोल्टता पर निर्भर ही तो करेगा। तो ये ध्यान रखना बेटा। इसलिए आपको सबसे पहले ये छोटी छोटी आवेश वगैरह पढ़ाया जाता है। हाँ, तो यह एक वोल्टता निर्भर, वोल्टता निर्भर बेटा क्या है? वोल्टता निर्भर क्या है? प्रतिरोध है। प्रतिरोध है। अब वोल्टता निर्भर क्या बेटा? अभी आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, देखना। जैसे ही आप वोल्टता को वृद्धि करोगे तो इस प्रकार के प्रतिरोध में क्या होता है? वोल्टता वृद्धि के साथ प्रतिरोध का मान कम हो जाता है और चालकता बढ़ जाती है। देखो बेटा, यानी कि जैसे ही मैंने वोल्टता का मान बढ़ाया, वोल्टता का मान बढ़ाया, देखो जैसे ही मैंने वोल्टता का मान बढ़ाया तो क्या हुआ? इसके संगत प्रतिरोध क्या हो गया बेटा? कम हो गया। प्रतिरोध क्या हो गया? कम हो गया, है ना? और प्रतिरोध जैसे ही कम होगा तो बेटा चालकता क्या हो जाएगी? चालकता बढ़ जाएगी, है ना? चालकता जी बढ़ जाएगी, है ना? आप इतना सा ध्यान रखो, अब ये आगे वाला अपने आप हो जाएगा, हो जाता है ना? इसको और शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? तो बेटा इसको कैसे लिखते हैं? इसको वेरी कैप कहते हैं, वेरिएबल कैपेसिटर। इसमें जैसे ही मैंने वोल्टता बढ़ाई तो मेरा क्या हुआ? प्रतिरोध का मान कम हो गया। बेटा ध्यान रखना। इसी तरह मैं इसको घटाऊंगा तो वो बढ़ जाएगा। ठीक? ठीक, समझ गए? समझ गए। अब इसका प्रयोग कहाँ होता है? तो बेटा इलेक्ट्रॉनिक्स पावर परिपथ में इसका प्रयोग होता है। तो लिखो बेटा, इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियों के पावर परिपथ में इसका प्रयोग होता है। इसका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में बेटा कहाँ पे? पावर सर्किट में होता है। पावर सर्किट
में होता है। देखो, जैसे मेरा वोल्टा का मान बढ़ेगा तो इसका प्रतिरोध घटेगा और ये क्या करेगा, पावर सर्किट को ऑन कर देगा, इसीलिए इसका प्रयोग वहां पर होता है। ठीक है बेटा। अगला जो इंपॉर्टेंट है वो आप सभी को जानते हो, वो है लाइट डिपेंडेंट प्रतिरोध, यानी कि ये वो प्रतिरोध है जो कि वैज्ञानिक दृष्टि से बनाए गए थे। ठीक है। अब क्या है बेटा, लाइट डिपेंडेंट प्रतिरोध। तो तीसरा इंपॉर्टेंट है बेटा लाइट डिपेंडेंट, लाइट डिपेंडेंट प्रतिरोध। चलो, यानी कि इसके नाम से नहीं पता चल रहा, वह प्रतिरोध जो कि लाइट पर निर्भर करता हो। हाँ बेटा वही है। तो सबसे पहले पूछा जाता है बेटा इसका ताप गुणांक कैसा होता है, तो बेटा इसका ताप गुणांक भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसके अलावा चाहे वो आप साइंस सीटर कभी कभी क्वेश्चन आता है तो पॉजिटिव होता है ना। मैं सारे नेगेटिव लिखा देता हूँ, पॉजिटिव इससे अलावा जो भी है वो सब पॉजिटिव टेम्परेचर है। ठीक है, आ जाओ बेटा। इसका इसका ताप गुणांक, ताप गुणांक बेटा कैसा होता है, इसका ताप गुणांक भी कैसा होता है, ऋणात्मक होता है ना, ऋणात्मक होता है। ठीक। इसका ताप गुणांक कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, यानी कि जब प्रकाश बढ़ाओगे तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। यानी अर्थात भाई लाइट क्या है, प्रकाश ही तो है, यानी कि प्रकाश, या कह सकते हैं जैसे ही लाइट बढ़ाई, जैसे ही लाइट आप बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा बेटा, प्रतिरोध मेरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। प्रतिरोध कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है बेटा ये क्या है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। अच्छा, ये बनता किससे है, तो बेटा ये एक पदार्थ से बनता है, सेलेनियम नामक अर्धचालक से बनता है। तो बेटा लिखो, यह सेलेनियम, सेलेनियम बेटा ये सेलेनियम क्या है, अर्धचालक है। यह सेलेनियम अर्धचालक, अर्धचालक से बनता है। यह सेलेनियम अर्धचालक से बनता है, बेटा ध्यान रखो। ठीक है। अच्छा, और वर्तमान में इसको कहाँ यूज करते हैं, तो बेटा इसमें प्रकाश नियंत्रण जैसे स्ट्रीट लाइट, ऑटोमेटिक डोर आदि में प्रयोग करते हैं। तो बेटा इसका यूज पूछा जाता है, इसका प्रयोग, इसका प्रयोग स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट क्या होती है, जो रोडें होती है ना स्ट्रीट लाइट, उसमें स्ट्रीट लाइट तथा ऑटोमेटिक डोर। ऑटोमेटिक डोर क्या होता है, वो डोर होते हैं ना जो ऑटोमेटिक अपन जाते हैं जब खुल जाते हैं, हाँ वो ऑटोमेटिक दरवाजों में, दरवाजों में क्या करते हैं, नियंत्रित करने के लिए करते हैं, नियंत्रण के लिए करते हैं, नियंत्रण के लिए करते हैं, करते हैं। यानी कि जैसे ही उस पर लाइट पहुंचेगी ना बेटा तो प्रतिरोध कम हो जाएगा और सर्किट को क्या करेगा, ऑन कर देगा। ठीक है। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट जो तीन थे वो हमारे बेहद महत्वपूर्ण है, जो वैज्ञानिक तरीके से बनता है। बेटा एक और लिखा देता हूँ, वो सिर्फ नाम पूछता है और कुछ भी नहीं। तो अगला जो है बेटा वो क्या है, एक एक और लिखा देता हूँ। वैसे तो इसका कोई वैज्ञानिक विभाजन नहीं है, लेकिन फिर भी लिखा देता हूँ, कभी एग्जाम आ जाए तो। अगला क्या हो जाएगा बेटा, सेंसीटर, सेंसीटर। बेटा ये क्या होता है, ये वेरिएस्टर का उल्टा होता है ना। सेंसीटर में क्या होता है बेटा, एक ही चीज पूछता है, यह धनात्मक, यह धनात्मक, एकमात्र यही है ना, यह धनात्मक ताप गुणांक वाला होता है। ताप गुणांक, धनात्मक ताप गुणांक वाला होता है ना। क्या होता है, प्रतिरोध होता है ना। यानी कि इसमें जैसे ही आप ताप को बढ़ाओगे, ताप को आपने बढ़ाया तो बेटा इसके सापेक्ष इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, इसके सापेक्ष इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। इसका मतलब बढ़ना, इसका मतलब कम हो जाता है, हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना बेटा, किसी को नहीं आए तो ये ध्यान रखना कि अगर ये पॉइंट ध्यान रखना कि अगर मैं कहीं पे ये लिख रहा हूं ना बेटा, इसका मतलब क्या है, बढ़ना, और कहीं अगर इसका उल्टा लिखता हूं ना बेटा तो इसका मतलब होता है घटना। ठीक है, वैसे तो आप सबको आता है लेकिन तो भी ध्यान रखो। ठीक है, अब कुछ प्रतिरोध के महत्वपूर्ण नियम हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, आइए जानते हैं। चलिए, अब है प्रतिरोध के महत्वपूर्ण नियम। अभी तक अपने प्रतिरोध की संरचना कंप्लीट हो गई बेटा, अब लिखेंगे प्रतिरोध के नियम। प्रतिरोध के नियम, कौन कौन से नियम है, एक एक करके सारे नियमों को पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा तो आप बताओ प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, तो R बराबर रो L अपॉन ए,
है ना? यही होता है। तो बेटा प्रतिरोध में भी हम यही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे कि जिन-जिन अवयवों पर प्रतिरोध का मान निर्भर करता है ना, उन्हें क्या बोलते हैं? प्रतिरोधी अवयव। तो देखो प्रतिरोध का मान, तो यहाँ लिखो बेटा, प्रतिरोध का मान कितनी चीज़ों पर निर्भर करता है? तो बेटा इसके 3 नियम हैं। तो इसके कुल बेटा क्या है? 3 नियम है, 3 नियम है। कौन-कौन से? अभी देखो आपको लिखाऊँगा तो आपको सबको याद आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, सबसे पहले कौन-सा नियम होगा? चालक की लंबाई पर। बहुत सही। चालक की चालक की लंबाई का नियम, ठीक है? अभी बताता हूँ बेटा। दूसरा क्या है बेटा? चालक की लंबाई का नियम हो गया। दूसरा क्या है बेटा? चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का नियम। तो चालक के अनुप्रस्थ काट अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का नियम, क्षेत्रफल का नियम। और तीसरा और महत्वपूर्ण क्या है? वो है चालक के पदार्थ का नियम। चालक के पदार्थ का नियम। आपको पता है ये नियम आए कहाँ से? देखो बेटा, आपको एक सूत्र नहीं याद है? R बराबर रो L अपॉन A। बेटा यही से ये सूत्र है, ठीक है? ये रहा पदार्थ, ये रहा लंबाई, लेकिन इसको ऐसे ही पढ़ा जाता है सिस्टमैटिक ढंग से, ठीक है? अब पहला है चालक की लंबाई पर किस प्रकार से नियम है, आओ समझते हैं। तो पहला है बेटा चालक की चालक की लंबाई का नियम, ठीक है? अब आप सभी को पता है, वैसे तो आप सभी जानते हो, चाहे प्रतिरोध हो, चाहे कैपेसिटर हो, चाहे आपका इंडक्टर हो, सभी लंबाई के समानुपाती होते हैं ना, लेकिन समझना पड़ेगा, है ना? तो क्या होता है बेटा, जैसे-जैसे लंबाई में वृद्धि होती है, वैसे-वैसे प्रतिरोध बढ़ता है ना? तो पहला नियम क्या है? चालक की लंबाई चालक की लंबाई क्या होती है बेटा? प्रतिरोध के समानुपाती होती है। प्रतिरोध के समानुपाती होती है, यानी कि उसके साथ-साथ बढ़ती है, उसके साथ-साथ घटती है, समानुपाती होती है। अभी बताते हैं बेटा, प्रतिरोध की लंबाई होती है, ठीक है। अच्छा, यानी कि जैसे लंबाई बढ़ी वैसे चालकता बढ़ी, है ना? तो इसको कैसे लिखेंगे? जैसे इसकी लंबाई बढ़ेगी तो बेटा क्या होगा? प्रतिरोध भी बढ़ेगा। अच्छा, एवं और क्या-क्या होगा? और होगा बेटा, जैसे ही आपकी लंबाई घटी तो बेटा क्या होगा? आपका प्रतिरोध भी घटेगा। ठीक है? समझ गए? इसीलिए बोला जाता है बेटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ हो जाएगा R, यानी कि आपका प्रतिरोध है वो किसके समानुपाती हो जाएगा? बेटा लंबाई के समानुपाती हो जाएगा, L के समानुपाती हो जाएगा। ठीक है? अब आपको एग्ज़ाम में कोई ग्राफ देके पूछे, तो आप बता दोगे ना? मान लो ये ग्राफ है आपका, है ना? आपको पूछेगा यहाँ R है और ये इस तरह से बढ़ रहा है, तो बेटा क्या है ये? तो आप बता दोगे? ठीक है, बता देंगे, चलो। यानी कि ये R है और आपको इस तरह का एक ग्राफ देगा, तो बेटा इसका समानुपाती का ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसे। ये हो जाएगा आपको L और ये क्या है बेटा? R और इसका बनने वाला ग्राफ कैसा हो जाएगा? ऐसा। ठीक? तो बेटा ये है समानुपाती का ग्राफ, यानी कि R समानुपाती L। यही पहला नियम है। ठीक है? चलो दूसरा, चालक के अनुप्रस्थ काट पर। दूसरा, चालक के अनुप्रस्थ काट के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का नियम। क्या नियम है? चलिए देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि देखो, इसमें क्या होता है, चालक का अनुप्रस्थ काट प्रतिरोध के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। लिखो बेटा, इस नियम के अनुसार के अनुसार चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या बेटा? ए चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है? चालक का व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। यानी कि क्या है, जैसे ही अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ा, यानी कि जैसे ही ए, यानी कि क्षेत्रफल, बेटा ए क्या है, क्षेत्रफल, ए बढ़ा तो क्या हो जाएगा, आर घटेगा, या ए कम हुआ तो क्या हो जाएगा बेटा, आर बढ़ता है, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे बेटा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, ये क्या है बेटा ए, ये क्या है 1 अपॉन प्रतिरोध, 1 अपॉन प्रतिरोध, यानी कि आर, ठीक, समझ गए। इसका उल्टा भी सही है, ठीक है। अब इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ बन जाएगा ऐसे, यानी कि अगर ये मेरा क्या है, आर है, और ये मेरा क्या है, ए है, तो बेटा इसका ग्राफ कैसा आ जाएगा, कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है, समझ लिया। चलिए, ये प्रतिरोध है, ये है। अब तीसरा है बेटा चालक के पदार्थ पर, तीसरा लिखो चालक के पदार्थ पर, सी चालक के पदार्थ का नियम, ठीक है। अब आपको पता है बेटा, जैसे इसका पदार्थ होता है ना, वैसे इसकी प्रतिरोधकता और प्रतिरोध एक दूसरे के समानुपाती होता है ना। तो जैसा कि हमें जानते हैं कि पदार्थ जो होती है अपनी आणविक संरचना सबकी अलग-अलग होती है ना? तो उसी प्रकार उसका प्रतिरोध भी अलग-अलग होता है। तो लिखो बेटा, किसी भी चालक का प्रतिरोध, किसी भी चालक का प्रतिरोध उसकी प्रतिरोधकता, या कह सकते हैं बेटा उसकी आणविक संरचना पर निर्भर करता है। आणविक संरचना पर निर्भर करता है, यानी कि अलग-अलग पदार्थ है तो अलग-अलग संरचना है, क्योंकि पदार्थ सब अलग-अलग होते हैं। और बेटा इसे ही पदार्थ का क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता को किससे निरूपित करते हैं, तथा पदार्थ की प्रतिरोधकता को बेटा किससे निरूपित करते हैं, रो से करते हैं। और ये रो जो होता है ना बेटा आर के समानुपाती होता है। अतः जो मेरा प्रतिरोध है आर, वो मेरा क्या होता है, समानुपाती किसके, प्रतिरोधकता के। बेटा ये क्या है, प्रतिरोधकता, यानी कि प्रतिरोधकता रो, ठीक, समझ गए। अब देखो समीकरण 1, 2 और 3, आराम चलो पीछे। ये है बेटा पहला समीकरण, ये सब आप जानते हो, लेकिन बेटा पढ़ना तो ऐसे ही पड़ता है। ये है दूसरा, और ये क्या है मेरा तीसरा। अब देखो बेटा, यहां से मैं कह सकता हूं इस समीकरण, यहां से हम कह सकते हैं कि समीकरण 1, 2 व 3 से यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, आर समानुपाती क्या होता है, आर समानुपाती होता है एल, आर समानुपाती क्या होता है 1 अपॉन ए, और बेटा आर समानुपाती क्या होता है, रो होता है। तो बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसीलिए हम यहाँ से समग्र रूप से कह सकते हैं कि आर समानुपाती रो एल अपॉन ए, यानी कि आर बराबर रो एल अपॉन ए। बेटा यही क्या होता है, प्रतिरोध का सूत्र होता है, जो आप सभी जानते हो, ठीक है, समझ गए। ठीक है बेटा, समझ गए, यही प्रतिरोध का बेसिक सूत्र होता है। अब इनकी इकाइयां, इसकी इकाई, जैसे कि बेटा आर की इकाई क्या होती है, ओम, है ना, आर की इकाई क्या होती है, ओम। अब देखो बेटा लंबाई की इकाई, एल की इकाई क्या होती है, मीटर। बेटा ए क्या है, क्षेत्रफल, ए क्या है, क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, दो में होता है ना, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो बेटा इसकी इकाई क्या हो जाती है, मीटर स्क्वायर। हाँ, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ मेरे रो की इकाई क्या हो जाएगी, ओम इंटू मीटर। अब देखो कैसे होती है, मैं बताता हूँ, ओम इंटू मीटर। देखो यहाँ से देखो बेटा, आपके पास क्या है, आर बराबर रो एल अपॉन ए, है ना। इस रो को इकाई निकालनी, तो रो को क्या हो, यहाँ रुक बेटा, ये इधर चला जाएगा, तो आर ए बटे में एल,
यहाँ पे देखो ये रो, ये क्या होता है बेटा, इसकी इकाई ओम और इसकी क्या होती है मीटर स्क्वायर, और यहाँ से मीटर, मीटर से मीटर कट गया तो रो की इकाई क्या हो जाएगी, ओम इंटू मीटर। ठीक है, इस तरह से, जिसको नहीं आता वो ये समझ लो। ठीक, समझ गए, यहाँ से आई इसकी ओम इंटू मीटर, यही है विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक, समझ गए। हाँ, अब ये जो आता है ना बेटा रो, इसकी कुछ निर्भरता होती है इस विशिष्ट प्रतिरोध, तो यहाँ लिखो विशिष्ट प्रतिरोध की, विशिष्ट प्रतिरोध की निर्भरता, यानी कि ये किन-किन पर निर्भर करता है, तो बेटा ये हमेशा 2 चीज़ों पर निर्भर करता है। एक तो पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, और बेटा दूसरा क्या है, पदार्थ के तापमान पर निर्भर करता है, पदार्थ के तापमान पर निर्भर करता है। बेटा ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने लिखा दिया। ठीक है, हाँ चलो बहुत बढ़िया। अब देखो अलग-अलग प्रतिरोध के सापेक्ष अलग-अलग जो प्रतिरोध देते हैं ना पदार्थ, उनके बारे में हम थोड़ा-सा पढ़ लेते हैं। ठीक है बेटा, चलिए बहुत अच्छा। अब हम चलते हैं, और बेटा इसी को विशिष्ट प्रतिरोध को प्रतिरोधकता बोला जाता है ना? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जिसको नहीं पता है। ये विशिष्ट प्रतिरोध है ना, क्योंकि बेटा आईटीआई में हर चीज ध्यान होनी चाहिए। विशिष्ट प्रतिरोधकता, प्रतिरोध ही मेरा क्या होता है, प्रतिरोधकता होती है। ठीक है, ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं, अगर ध्यान भी है तो कोई रिवीजन करना कोई बुरी बात तो है नहीं। ठीक है, चलो अब प्रतिरोध के पर तापमान के सापेक्ष कैसा कैसा प्रभाव होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो लिखो बेटा, प्रतिरोध पर तापमान के सापेक्ष प्रभाव कौन कौन सा होता है, चलिए जानते हैं। इसमें पहला क्या है बेटा, मिश्र धातु। तो मिश्र धातु का तापमान देखो कैसा होता है बेटा, जैसे जैसे मिश्र धातु का तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, और घटोगे तो घटेगा। क्यों? क्योंकि बेटा मिश्र धातु है तो क्या है, धातु, और धातु का ताप गुणांक क्या होता है, धनात्मक, है ना? तो लिखो बेटा पहला, पहला क्या लिखोगे, मिश्र धातु पर, मिश्र धातु, है ना? तो मिश्र धातु में अगर आपको पूछ लेगा क्या होगा, तो बेटा उसको बताना कि मिश्र धातु में क्या होता है, जैसे ही तापमान बढ़ाओगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। इसको ऐसे लिख सकते हो बेटा, तापमान जो है वो प्रतिरोध के क्या होता है, मिश्र धातु के लिए समानुपाती होता है। बेटा ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना, अक्सर पूछा जाता है और हम नहीं दे पाते। ठीक है, चले समझ गए। अच्छा, उसके अलावा और कौन कौन से होते हैं बेटा, कुछ 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 क्या करते हैं, प्रायोगिक एक ग्राफ बना के बताते हैं। तो लाओ आ जाओ, समझते हैं बेटा। अब मिश्र धातु में कोई भी है ना, चलो तो अब यहाँ पर समझेंगे हम प्रायोगिक ग्राफ, प्रायोगिक ग्राफ। ठीक है, यानी कि अब ये देख लेते हैं अपन। हाँ, इसके अलावा दूसरा, चलो पहले ये देख लेते हैं। अब चालकों के अंदर कैसा ग्राफ होता है बेटा, चालक के अंदर ये भी ताप समानुपाती प्रतिरोध, है ना? कुचालकों में कैसा होता है, कुचालकों में, कुचालकों में बेटा उल्टा होता है कि ताप बढ़ाओगे तो प्रतिरोध उल्टा होता है ना? और उसके अलावा बेटा एक और है, वो क्या है बेटा, इलेक्ट्रोलाइट या अर्धचालक, अर्धचालक। तो बेटा अर्धचालक में भी क्या होता है, एनटीसी होता है, यानी कि ताप बढ़ाओगे तो प्रतिरोध घटेगा। और बेटा एक और क्या होता है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, कुचालक हो गया, अर्धचालक हो गया, चालक हो गया, और एक और लिखो बेटा इलेक्ट्रोलाइट। क्या लिखोगे, इलेक्ट्रो लाइट। ये वही इलेक्ट्रोलाइट है जो बैटरी में यूज करते हैं ना, वो बेटा उसमें भी कैसा होता है, ताप बढ़ाओगे तो प्रतिरोध उल्टा होता है। बेटा शॉर्ट में याद करो, तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए होता है पीटीसी, यानी कि धनात्मक ताप गुणांक। इसके लिए भी होता है पीटीसी। इसमें क्या होता है बेटा, एनटीसी। यहाँ भी क्या होता है, एनटीसी, और यहाँ भी क्या होता है, एनटीसी, है ना? यहाँ मैं इसकी फुल फॉर्म लिख देता हूँ। पीटीसी का मतलब क्या होता है, पीटीसी होता है बेटा धनात्मक, है ना, धनात्मक ताप गुणांक। और इंग्लिश में देखो तो होता है बेटा पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, है ना? यानी कि क्या होता है सर, कि जैसे आप ताप बढ़ाओगे तो प्रतिरोध मेरा बढ़ जाएगा,
है ना? इसी तरह इसका दूसरा एक और भाई होता है एनटीसी। बेटा एनटीसी क्या होता है? एनटीसी होता है ऋणात्मक ताप गुणांक। जैसे कि जैसे ही आपने ताप बढ़ाया तो प्रतिरोध घट गया, यानी कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, है ना? तो बेटा ये चीजों को ध्यान में रखना बेहद महत्वपूर्ण है। अब कुछ प्रायोगिक, अब कभी-कभी क्या होता है एग्जाम में, जैसे पैटर्न चेंज हो रहा है ना बेटा, कुछ ग्राफ दिखा के आपको पूछेगा ये क्या है, तो मैं वो बता देता हूँ ताकि आपका नंबर नहीं कटे। तो लिखो बेटा प्रायोगिक ग्राफ, या कह सकते हैं प्रायोगिक आरेख द्वारा पहचान। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी एग्जाम में आ जाए तो गलत मत करना, ठीक है? चलिए, तो बेटा प्रायोगिक ग्राफ क्या है? देखो इस तरह से आपको अगर कोई ग्राफ बनाए और पूछ ले कि ये क्या है, तो सबसे पहले तो आपको पता है, अगर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या दे रखा है उसने? तापमान, यहाँ पे प्रतिरोध। यहाँ पे दे रखा है बेटा तापमान और यहाँ क्या दे रखा है बेटा? प्रतिरोध, ठीक है? अगर मान लो अभी आपको ये सीधी रेखा खींच दे और पूछे ये क्या है, तो बेटा आप बता दोगे? तो बेटा ये क्या है? ये एक चालक का है ग्राफ। ये क्या बताता है कि ये चालक है। क्यों? क्योंकि चालक में ताप बढ़ाओगे तो प्रतिरोध भी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है? बेटा एक ग्राफ देगा वो यूं, ये बताओ किसका है? तो बेटा उसको बताना कि ये घटता ग्राफ किसका है? कुचालक का है, ठीक है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये ग्राफ देके पूछ सकता है बेटा। अब अर्धचालक का कैसा होता है? वो बेहद इंपॉर्टेंट होता है बेटा। अर्धचालक का ग्राफ इस तरह से होता है ना? तो बेटा इस तरह का अगर ग्राफ दे तो आप उसको बता देना ये क्या है? अर्धचालक है। क्यों? क्योंकि देखो कभी तो चालक की तरफ बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, ठीक है? बेटा ये बेहद महत्वपूर्ण ग्राफ है, आप ध्यान में रखना, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया, ठीक? इसके अलावा 1-2 ग्राफ और है, बेटा देखो यहाँ पर, यहाँ से एक ग्राफ और भी है, ये तो है पहला, ठीक है? अब दूसरा, दूसरा पूछेगा बेटा कि मान लो कि यहाँ पे मेरा है टेम्परेचर और यहाँ पे मेरा है प्रतिरोध और इस तरह से एक ग्राफ देगा। तो बताओ ये क्या है? तो आप उसको बता देना। इसको कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं? पीटीसी। पीटीसी यानी कि धनात्मक ताप गुणांक, धनात्मक ताप गुणांक, ठीक है? हाँ, अब बेटा एक ग्राफ और देगा आपको तीसरा और वो पूछेगा कि अच्छा तो ये बताओ ये क्या है? ये टेम्परेचर है, ये रेजिस्टेंस है और इस तरह से घट रहा है। तो बेटा आप उसको बता सकते हो कि ये क्या है? ये है एनटीसी, एनटीसी यानी कि ऋणात्मक ताप गुणांक, ऋणात्मक ताप गुणांक, ठीक है? चलिए, अब बेटा अब आप ताप गुणांक को समझने के लिए काबिल हो गए हो। तो अब हमारा जो नया टॉपिक है वो है ताप गुणांक, यानी कि तापमान के सापेक्ष जो गुणांक होता है ना उसका अध्ययन, ठीक है? चलिए अब पढ़ते हैं बेटा ताप गुणांक क्या होता है? टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है ताप गुणांक, यानी कि टेम्परेचर, टेम्परेचर कोफिशिएंट। बेटा इंग्लिश में कोफिशिएंट को कहते हैं गुणांक, ठीक है? कोफिशिएंट क्या होता है? टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है? सबसे पहले तो इसे दर्शाते किससे हैं, है ना? इसे दर्शाते किससे? तो इसे इससे अल्फा से दर्शाया जाता है, अल्फा से। बेटा इसको कहते हैं अल्फा, अल्फा है ना? इसे अल्फा से दर्शाया जाता है। अब बेटा इसकी महत्वपूर्ण है इसकी परिभाषा, इसकी परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा क्या होती है? चलिए जानते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है। तो क्या होता है बेटा, किसी चालक का तापमान 1 डिग्री वृद्धि करने पर जो प्रतिरोध में परिवर्तन होता है ना, वही क्या कहलाता है? ताप गुणांक कहलाता है। किसी भी चालक का 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक तापमान जो होता है ना, उसका परिवर्तन ही क्या कहलाता है? प्रतिरोध। तो लिखो बेटा किसी पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना? 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, किसी पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए प्रतिरोध में के लिए सापेक्ष, सापेक्ष प्रतिरोध, सापेक्ष प्रतिरोध में परिवर्तन को
ही क्या कहा जाता है बेटा? को ही ताप गुणांक कहा जाता है। ताप गुणांक कहा जाता है। यानी कि अगर एक पदार्थ है, मान लो यही है, इसमें 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो बढ़ेगा ना, उससे इसके पदार्थ जितना चेंज होगा, तो बेटा उसे ही क्या कहेंगे? सापेक्ष मान कहेंगे। ठीक है बेटा? ठीक है। चालक का 0 डिग्री पर R नॉट और ये होता है, ये आपको सबको पता है। यानी कि अब इसकी ज्ञात करते हैं इकाई। अच्छा, इकाई। अब देखो बेटा, इसको दर्शाओगे किससे? तो आप सभी कहोगे अल्फा। अब इसको क्या है? किसी चालक का 1 डिग्री बढ़ाने पर, यानी कि बेटा क्या है? ये परिवर्तन है। तो बेटा इसको हमेशा इसकी इकाई क्या होती है? प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। इसको क्या लिखते हैं? या बेटा इसको क्या लिखते हैं? प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। बेटा ये क्या होती है? इसकी इकाई। ये छोटी-छोटी चीजें याद में रखना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? ठीक है? अच्छा, अब देखो इसको ज्ञात कैसे करते हैं? तो माना किसी चालक में 0 डिग्री पर प्रतिरोध क्या है? R नॉट। अब देखो इसको ज्ञात करते हैं। तो मैंने लिखा माना किसी चालक का 0 डिग्री पर, 0 डिग्री यानी कि 0 डिग्री पर प्रतिरोध क्या है बेटा? आप मान लो उसका प्रतिरोध है R नॉट। ठीक है? और एक क्या माना मैंने? माना किसी चालक का कितने डिग्री पे बेटा? T डिग्री सेंटीग्रेड पर, T डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध क्या है? तो मैंने ये प्रतिरोध मान लिया कितना है बेटा? RT। कोई दिक्कत? R0 और RT माना। ठीक है? अब परिभाषा क्या कहती है? मेरा परिभाषा क्या कहती है? देखो बेटा वापस से परिभाषा से। अच्छा, तो आओ चलो परिभाषा पे वापस चलो। क्या कह रहा है बेटा? किसी पदार्थ का 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के सापेक्ष परिवर्तन को, किसको? प्रतिरोध के परिवर्तन को क्या बोला जाता है? ताप गुणांक। समझ में आया क्या? आया। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं? यहां से मैं कह सकता हूं कि सर डेल्टा आर, क्योंकि प्रतिरोध का क्या है? परिवर्तन, है ना? प्रतिरोध का क्या है? परिवर्तन। वो किसके समानुपाती होगा? वो किसके समानुपाती होगा बेटा? ताप के अंतर का। ताप के अंतर का। बोलो समझ में आया? बिल्कुल सर, यहां तक समझ में आ गया। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कुछ भी दिक्कत नहीं। ठीक है बेटा? अब देखो बेटा, अब T2 तापमान पे क्या है बेटा? RT। और शुरुआत में क्या है? R0। तो बेटा अंतर कैसे निकलता है? अंतर कैसे निकलता है? देखो डेल्टा R बराबर क्या हो जाएगा? यानी कि अंतिम माइनस ऑफ प्रारंभिक, है ना? उसी तरह बेटा तापमान का अंतर भी कैसे निकलता है? निकलता है बेटा RT, यानी कि ओहो RT माइनस R0, यानी कि क्या हो जाएगा बेटा? देखो ये हो जाएगा T माइनस 0। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो बस यहाँ रख दो बेटा। यहाँ क्या रखोगे आप? RT माइनस R0, है ना? और यहाँ क्या लिखोगे? प्रोपोर्शनल में बेटा यहाँ क्या आ जाएगा? T माइनस 0। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कुछ भी दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा? चलिए अब आराम से चलो। अब देखो यहाँ से मैं ये भी कह सकता हूँ कि RT बराबर क्या हो जाएगा मेरा? ये उधर भेजोगे तो R0, है ना? और ये क्या हो जाएगा बेटा? R0 इंटू T। ठीक है? हाँ। अब देखो जब भी इस समानुपाती का चिन्ह हटाते ना, या एक बार इसको मत भेजो बेटा, इसको यही लिखो RT माइनस R0। और ये क्या आता है बेटा? जब भी इसको बराबर लिखूंगा ना, अब ये तो क्या था बेटा? समानुपाती। अब जो आएगा वो मेरा क्या आएगा? अब जो मेरा आएगा वो क्या आएगा? तापमान गुणांक, यानी कि अल्फा, है ना? इसको अलग लिखने के लिए मैंने ऐसे लिखा है। ठीक है? अल्फा। ये क्या हो जाएगा बेटा? अल्फा इंटू, इसको वापस डेल्टा टी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? डेल्टा टी। ठीक है? अब इसको आराम से लिख दो। तो बेटा ये क्या हो जाएगा? जब भी इसको बराबर लिखोगे तो ये किसका है? R0 का। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा? एक कोफिशिएंट आएगा जिसको कहेंगे R0, है ना? तो बेटा यहाँ से देखो RT, अब इसको भेजो उधर। तो बेटा ये क्या हो जाएगा? R0, ये R0 इधर आया, ये माइनस का उधर, प्लस यहाँ पर क्या हुआ? ये रहा R0, अल्फा डेल्टा टी। अब बेटा आराम से इन दोनों में से R0 कॉमन के लिए ले लो। ये अल्फा, ये समानुपाती हटाना है तो बेटा कोफिशिएंट लगाते हैं ना। हाँ, तो RT बराबर बेटा इसमें से क्या कॉमन आएगा? R0, और अंदर क्या आ गया? 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। आपको तो बस ये याद रखना है, बाकी डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है। ये तो आपको कोई डाउट नहीं हो इसलिए मैंने बताया। तो बेटा क्या है? RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है बेटा? ये समझ में आ गया बेटा? इसे ही बोलते हैं प्रारंभिक समीकरण। प्रारंभिक समीकरण।
ठीक है, समझ में आया? कुछ भी नहीं है बेटा, आराम से सब टेम्परेचर से निकाला है मैंने, है ना? भाई तापमान में परिवर्तन से प्रतिरोध में परिवर्तन आएगा, यहाँ डेल्टा टी जब भी हटाया तो एक अल्फा आ गया और आर नॉट आ गया। अल्फा क्या है बेटा? ताप गुणांक ही है। ये यहाँ लिख देता हूँ बेटा, अल्फा क्या है? ताप गुणांक। कोई दिक्कत नहीं बेटा, आराम से आ गया। अब कुछ प्रमेय है, उनके बारे में हम बात करते हैं। देखो बेटा, तो यहाँ से लिखेंगे प्रारंभिक समीकरण, यानी कि मुझे क्या-क्या याद रखना है? तो प्रारंभिक समीकरण क्यों याद रखना है बेटा आपको? कौन सी है समीकरण? आपको पता है ये समीकरण कौन सी है? ये समीकरण है बेटा RT बराबर क्या है? R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। यहाँ पर क्या है बेटा? RT है T टेम्परेचर पे, R0 है 0 टेम्परेचर पे, अल्फा ताप गुणांक और ये क्या है? ताप में अंतर, ये आप सभी को पता है। अब इसमें पहली प्रमेय, ये ध्यान रखना है बेटा। प्रमेय नंबर 1, प्रमेय यानी कि इससे क्या-क्या बन सकता है? तो पहली, आपको अगर क्या बोला जाए, आपको बोले कि अज्ञात तापमान T पर प्रतिरोध की गणना करनी है, तो पहला पूछेगा बेटा अज्ञात, यानी कि जो आपको पता नहीं है। तो अज्ञात तापमान T पर प्रतिरोध की गणना करनी है, प्रतिरोध गणना करनी है। तो करो। तो बेटा उस समय आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? तो बेटा उस समय फॉर्मूला सीधा-सीधा लगा देना, RT बराबर R0। बेटा उस समय फॉर्मूला क्या लगाओगे? ये लगा देना, RT बराबर R0। वैसे अपन न्यूमेरिकल करेंगे तो ढेर सारे क्वेश्चन है, डोंट वरी, है ना? RT बराबर R0, बेटा ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस अल्फा, और बेटा देख ये क्या है? डेल्टा T, और T2 को क्या लिखते हैं बेटा? T2 माइनस T1, है ना? ये देखो डेल्टा T ही है बेटा, ये डेल्टा T बराबर क्या हो जाएगा? अंतिम तापमान माइनस प्रारंभिक तापमान। ठीक, चलिए ये इसकी पहली प्रमेय। बेटा अगली क्या है? यदि प्रारंभिक अल्फा नॉट तथा अन्य तापमान ज्ञात करना हो। एक प्रमेय और है बेटा इसमें, यदि प्रारंभिक यानी कि प्रारंभ में जो अल्फा नॉट हो वो ज्ञात हो, अल्फा नॉट क्या हो बेटा? ज्ञात हो और किसी तापमान पर किसी तापमान पर ताप गुणांक ज्ञात करना हो, ताप गुणांक ज्ञात करना हो। सर समझे नहीं? अभी बताता हूँ बेटा। यानी कि अल्फा टी ज्ञात करना हो। देखो बेटा, यानी कि अल्फा नॉट ज्ञात हो आपको और अल्फा टी ज्ञात करना हो, तो बेटा कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? तो बेटा उस समय आप फॉर्मूला लगाना ये वाला। कौन सा हो जाएगा बेटा? अल्फा टी बराबर अल्फा नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। बेटा क्या हो जाएगा? अल्फा टी बराबर अल्फा नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा 1 पर अल्फा नॉट डेल्टा टी। बेटा इसी को खोलोगे तो आगे क्या लिखोगे? अल्फा नॉट बराबर 1 प्लस अल्फा नॉट, ये हो जाएगा बेटा T2 माइनस T1। आपको आसानी से आपका न्यूमेरिकल सॉल्व होते हुए दिखाई देंगे। ठीक है बेटा? हाँ बेटा, इसके अंदर एक और प्रमेय होती है जो आप बेहद महत्वपूर्ण है, वो ध्यान रखना। ठीक है? ये कब लगाओगे? जब आपको टी पर प्रतिरोध निकालना है, ये जब आपको अल्फा नॉट गिवन हो और अल्फा टी निकालना है। एक और महत्वपूर्ण प्रमेय है बेटा, उसको ध्यान रखना। उसके बाद आपका ताप गुणांक कंप्लीट, है ना? ठीक है, अगर आपको बेटा तीसरी प्रमेय, ये सारे आपको बेटा न्यूमेरिकल में खूब प्रैक्टिस मिलेगी, आपके पास तो कोर्स भी बहुत अच्छा है, डोंट वरी। यदि यदि आपको बेटा क्या ज्ञात हो? आपको देखो बेटा अल्फा नॉट ज्ञात हो, यानी कि यदि आपको अल्फा नॉट यानी कि 0 डिग्री पर ताप गुणांक पता हो, अल्फा नॉट ज्ञात हो, अल्फा नॉट ज्ञात हो तथा RT1 या RT2, इसका मतलब क्या है बेटा? T1 पर R यानी कि T2 पर R ज्ञात करना हो, यानी कि T1 तापमान पर प्रतिरोध और T2 पर प्रतिरोध ज्ञात करना हो, तो बेटा कैसे करोगे? तो आसानी से ये फॉर्मूला लगा देना। बेटा कौन सा लगाओगे? ऊपर लिखना RT2, नीचे लिखना RT1, और आराम से बेटा R0 से R0 कट जाएगा, पर काटो मत, अभी लिखो बेटा R0 फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, है ना? और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है? हाँ, ये T1 है। अब देखो बेटा, इससे ये कट गया, आराम से देखो कट गया कि नहीं कट गया? कट गया बेटा। अब देखो ये क्या है? 1 और ये क्या है? 2। तो देखो यहाँ से मैं कह सकता हूँ ये 2 डेल्टा T2 मान लो, ये T1 मान लो, तो देखो T2 क्या हो जाएगा? डेल्टा T2, ये हो जाएगा T2 माइनस T0, और बेटा ये डेल्टा T1 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बेटा T1 माइनस T0। ठीक,
डेल्टा T2 बटे में अल्फा डेल्टा T1। कुछ नहीं है बेटा, बहुत आसान है। तो ये देखो यहाँ से इसको ये भी लिख सकते हो, RT2 अपॉन RT1 बराबर ऊपर क्या बचेगा 1 प्लस अल्फा नॉट, ये अल्फा नॉट है, और बेटा यहाँ पर क्या लिख सकते हो T2 माइनस T1, T2 माइनस T0 बटे में क्या लिख सकते हो बेटा 1 प्लस अल्फा नॉट T1 माइनस T0। और बेटा इनकी खूब सारी प्रैक्टिस हमने करा रखी है आपके जो भी न्यूमेरिकल वाली सीरीज है ना उसके अंदर, डोंट वेरी, है ना। चलिए तो हंसते रहें मुस्कुराते रहें। इससे आगे हम चालकता का टॉपिक पढ़ेंगे, फिर अपन कलर कोडिंग पढ़ेंगे, ये अगले लेक्चर में पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच। भारत माता की जय, वंदे मातरम।